नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो हाँ भाई भैया, क्या हाल है? आज की वीडियो में हम एक और कैम्ब्रिज ओ लेवल फिजिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करने लगे हैं। और इस पास्ट पेपर को सॉल्व करके ही आप अपनी जो बंजर ज़मीन है उसको जरखेज बना सकेंगे। तो ये पास्ट पेपर है, ये थ्योरी पास्ट पेपर है, पेपर 2 है, ये P2। और ये ताल्लुक़ रखता है अक्टूबर नवंबर 2023 की सीरीज से। और ये वेरिएंट 22 है उसका। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को टैलेंट दिया होता है, बस हर इंसान के अंदर एक जोश की, एक जज्बे की, एक वो कहते हैं कि जैसे स्पार्क की कमी होती है। बाकी टैलेंट सारों में बराबर ही अल्लाह ताला ने सारों को अता किया है। तो इंसान को सोचना चाहिए, इंसान को अमल करना चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों की बदौलत किस तरह खुद को और अहले आलम की मदद कर सकता है। खैर, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। पार्ट ए में वो क्या कहता है, स्टेट हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी डिफर्स फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी आल्सो नीड्स अ डायरेक्शन फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन वेयर एज स्केलर क्वांटिटी डज नॉट। अ वेक्टर, एक वेक्टर तो वो है ना जिसे आप डिस्क्राइब कर लेते हो डायरेक्शन के साथ, लेकिन स्केलर वो है जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डिस्क्राइब करो तो ही बहुत है। जैसे मैथ्स होगी, जबकि वेक्टर की एग्जांपल फोर्स हो गई। सो वेक्टर ऑलवेज नीड्स अ डायरेक्शन फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन वेयर एज अ स्केलर क्वांटिटी डज नॉट। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान। कि एक स्केलर क्वांटिटी को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में डिस्क्राइब करते हो, लेकिन वेक्टर के केस में यू आल्सो नीड अ डायरेक्शन। खैर, पार्ट बी में वो क्या कहता है, अंडरलाइन ऑल द वेक्टर्स इन दिस लिस्ट। अच्छा, वेक्टर अंडरलाइन करने, एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्टेंस हमारे पास है स्केलर, एनर्जी एनर्जी भी स्केलर है, मैस भी स्केलर है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, MV। वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इटसेल्फ स्केलर, स्केलर इनटू नहीं सॉरी, वेलोसिटी इटसेल्फ वेक्टर है, तो वेक्टर इनटू स्केलर। मोमेंटम विल आल्सो बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। पार्ट सी में वो क्या बोलता है, पार्ट सी कहता है फिगर 1.1 शोज a passenger running across a large ship at right angles to the direction in which the ship is moving। ठीक है, तो ये पैसेंजर है, लेट्स सपोज दिस इज द टाइटैनिक शिप। और ये एक मुसाफिर है, इसने लाखों डॉलर खर्च किए हैं इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जाने तक के लिए। अच्छा, अब वो क्या कहता है, द पैसेंजर जो है वो भागता है 2.4 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो वो अपनी डायरेक्शन यहाँ पे सीधी रखता है नॉर्थ की डायरेक्शन में, और यहाँ से बिल्कुल वो सीधा भागता है। लेकिन जो लार्ज शिप है, ये शिप है टाइटैनिक जो है, वो इट्स ईस्ट की द्वारा चल रही है 6.8 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। वो ईस्ट की तरफ जा रही है, जो पैसेंजर है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, अब वो क्या बोलता है, डिटरमाइन आइदर बाय ग्राफिकली और बाय कैलकुलेशन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर गिव द डायरेक्शन इन विच द पैसेंजर इज मूविंग relative to due north। शो हाउ द आंसर इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब कहने की बात क्या है यहाँ पे, जो शिप है, लेकिन जब तक ये पैसेंजर रेस्ट पे खड़ा है तब भी शिप ईस्ट की डायरेक्ट मूव कर रही है। तो पहले तो मैं ऐसे एक वेक्टर तो ये बनाऊंगा ना, 6.8 इसकी वैल्यू है, और ये ईस्ट की जानिब मूव कर रही है, ये ईस्ट की जानिब मूव कर रही है। अच्छा, अब क्या है, अब जो पैसेंजर है उसने भी मूव करना शुरू कर दिया है यहाँ से। अच्छा, अब शिप इटसेल्फ मूव कर रही है और पैसेंजर जो है उसने भी भागना शुरू कर दिया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब यहाँ पे क्या, हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करके एक वेक्टर ट्राइंगल बना सकते हैं। तो उसके मुताबिक ये हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया हमारे पास। एक सेकेंड, ये हमारे पास आ गया दूसरा वेक्टर, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2.4। अब सिंपल सा तरीका है,
आपने इसका एक ट्राइंगल यहाँ पे क्लोज करना है। इस ट्राइंगल की आपने निकालनी है हाइपोटेनस, जिससे आपको उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। इसका आपने हाइपोटेनस निकालना है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आल्टीट्यूड 2.4 है, नहीं सॉरी बेस 2.4 है और आल्टीट्यूड 6.8 है। हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आती है 52। इसका आप ले लें अंडर रूट, सो 52 अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 7.21। तो सी की वैल्यू आती है 7.21 के बराबर। अच्छा अब क्या है, उसने हमें कहा है कि हमने डायरेक्शन जिस जिस सिमत में जिस डायरेक्शन में पैसेंजर मूव कर रहा है वो भी बतानी है, बट दैट डायरेक्शन शुड बी रिलेटिव टू नॉर्थ। अच्छा अब क्या है, ये तो आपको पता है कि ये आपने 90 का एंगल बनाया, तो अव्वल तो आपने इसके बारे में देखना भी कोई नहीं है ना, आपने नॉर्थ के बराबर एंगल बताना है, ठीक है। तो ये जो ये एंगल है हमने दरअसल इसको यहाँ पे फाइंड करना है। ये एंगल या तो हो सकता है कि हम ये हाइपोटेनस और अल्टीट्यूड के दरमियान या परपेंडिकुलर के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको फाइंड कर लें, फिर सब्सट्रैक्ट करके इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप पहले इसको फाइंड करें जो एंगल बन रहा है बेस और हाइपोटेनस के दरमियान। अच्छा अब यहाँ पे करने के लिए कुछ लोग आप में से ये वाला फार्मूला लगाएंगे, tan इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। फार्मूला ये भी ठीक है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि बेहतर तरीका ये कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। tan इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट ट्रिग्नोमेट्री के आसान से असूल हैं। आपने एंगल फाइंड करना है हाइपोटेनस और बेस के दरमियान। सो हमें पता है cos इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो अच्छा बेस की वैल्यू यहाँ पे 2.4 है, इसको डिवाइड करना है हमने 7.21 से, तो हमारे पास 0.33 आएगा। तो cos इनवर्स 0.33, इससे हमें एंगल मिल जाएगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है हमारे पास 70.55। हमने अपने आंसर्स निकाल लिए हैं, तो इसको अपने ज़रा नीटली यहाँ पे सारा काम करना है। मैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खच मचा दी है। खैर, तो वेलोसिटी आती है हमारे पास 7.21 और एंगल जो है 70.55 डिग्रीज फ्रॉम ड्यू नॉर्थ। तो ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 2 में वो क्या कहता है, स्पेस क्राफ्ट ऑफ mass 300 kg is moving in a straight line in space at a speed of 8000 meters per second. Calculate the momentum of the spacecraft. बहुत आसान है, मोमेंटम का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, मैस हमारे पास 300 kg है, इसको मल्टीप्लाई करने में लिख नहीं रहा, 300 इंटू 8000 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास। इसको साइंटिफिक नोटेशन में निकाल लेते हैं, 2.4 इंटू 10⁻6, 2.4 इंटू 10⁻6। पार्ट बी में वो क्या बोलता है, द फ्यूल ऑन द स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोड्स एंड द स्पेस क्राफ्ट स्प्लिट्स इंटू टू पार्ट। अच्छा अब वो क्या कहता है कि स्पेस क्राफ्ट तो खामोशी से बिल्कुल बेहतरीन एक और अमन लाइफ गुजारते हुए अपनी रास्ते पे चल रहा था, लेकिन उसके अंदर जो पायलट था उसने उसका फ्यूल टैंक जो है उसको इग्नाइट दे दिया, जिसकी वजह से फ्यूल में धमाका हुआ, द फ्यूल हैड एक्सप्लोडेड, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब क्या वो क्या कहता है, डायरेक्शन इन विच द पार्ट्स मूव डजंट चेंज। उसने कहा है कि जिस डायरेक्शन में जिस सिमत में दोनों पार्ट्स जो है मूव कर रहे थे वो भी चेंज नहीं होती यहाँ पे। अच्छा अब क्या कहता है, आफ्टर द एक्सप्लोजन द स्पीड ऑफ द फ्रंट पार्ट increases to 9000 meters per second, it has a mass of 150 kg, calculate the speed of the rear part after explosion। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं आके कि वो मोमेंटम का फार्मूला लगाना चाहते हैं, पर वो यहाँ पे उसकी वैल्यूज उनके पास आती ही कोई नहीं है वो मोमेंटम फाइंड करने की। उसने हमें क्या कहा है यहाँ पे कि देखें
फ्रंट पार्ट की स्पीड इंक्रीज कर रही है 1000 इंक्रीज कर रही है, ठीक है। पहले दोनों की जो कम्युलेटिव वेलोसिटी थी वो तो 8000 थी, अब उसकी एक की इंक्रीज कर गई 1000, तो दूसरे की डिक्रीज कर जाएगी 1000 से, दूसरे की डिक्रीज कर जाएगी 1000 से। अगर लेकिन आपने ये इस तरह नहीं लिखना कि जी एक की 1000 इंक्रीज कर रही है तो एक की 1000 डिक्रीज करनी, आपने उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके दिखाना। उसने यहाँ पे जो कीवर्ड है वो कैलकुलेट का इस्तेमाल किया है, तो आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना कि भाई आपने कैलकुलेशन कैसे की। ये नहीं कि भाई आपने सोचा कि 1000 इंक्रीज कर रही तो 1000 डिक्रीज करेगी ना, आपने उसको सारा एक्सप्लेन करके दिखाना है। एक्सप्लेन किस तरह करना है? अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जो कि उसने नहीं लिखी, यहाँ पे उसने ये नहीं बताया हमें कि आइडियल सिस्टम है कि नहीं, लेकिन उसने क्या कहा है कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इन विच द पार्ट्स मूव डजंट चेंज। अगर तो डायरेक्शन नहीं मूव चेंज हो रही तो इसका मतलब है उनकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इटसेल्फ क्या है, वेलोसिटी में भी तो डायरेक्शन है। अगर तो उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो उनकी वेलोसिटी वेलोसिटी ना रहेगी, उनकी वेलोसिटी तो स्पीड बन गई। कहने का मकसद है कि उनका दैट ही हैज सेड दैट दिस इज अ काइंड ऑफ एन आइडियल सिस्टम। उसने लिखा नहीं आइडियल सिस्टम, पर है ये आइडियल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में पार्ट्स मूव कर रहे थे वो चेंज नहीं होती यहाँ पे। अब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जितना इनिशियल मोमेंटम था जिसकी वैल्यू ये दी हुई है वो इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ द फ्रंट पार्ट प्लस द मोमेंटम ऑफ द रियर पार्ट। तो इसका मोमेंटम है जस्ट जस्ट सेकेंड, एम वी इज इक्वल टू एम वी एफ, ये एफ से मुराद है फ्रंट, प्लस एम वी रियर, आर से मुराद है हमारे पास रियर। तो फाइनल मोमेंटम है 2.4 इंटू 10⁻⁶, और फाइनल हमारे पास। अच्छा, अब क्या है कि फ्रंट पार्ट का मोमेंटम कितना है, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। 9000 वेलोसिटी है, ये स्पीड है, जो मर्जी कह लें, और 150 मैस है। सो 9000 इंटू 150, दिस इज इक्वल्स 1.4 इन 10⁻⁶। तो बेहतर है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही करें, 1.4 इंटू 10⁻⁶। इस रियर पार्ट का मैस कितना रह जाएगा? उसने कहा है टोटल मैस स्पेस क्राफ्ट का 300 kg, 150 का तो फ्रंट पार्ट है, तो 150 का ही रियर पार्ट रह जाएगा। और ये जो 150 मैस रह गया रियर पार्ट का, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी ही तो हमारा वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पे फाइंड करने, वेलोसिटी ऑफ द रियर पार्ट या स्पीड ऑफ द रियर पार्ट। अच्छा, ये 2.4 इंटू 10⁻⁶ है, इसमें से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, उधर जाके इसने माइनस हो जाना है, तो रह जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁶, और इसको आप डिवाइड करेंगे इस 150 से, सो दैट यू विल गेट योर वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय 150, दैट इक्वल्स एग्जैक्टली 7000 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे मैंने कुछ वीडियो के शुरू में बोला था या क्वेश्चन के शुरू में बोला था कि एक की 1000 इंक्रीज कर रही है तो दूसरे की 1000 डिक्रीज करेगी, बिकॉज वी हैव टू कंजर्व द टोटल मोमेंटम हेयर। लेकिन आपने ये सारी कैलकुलेशन उसको करके दिखानी है, ऐसी उसने नहीं आपको नंबर पूरे दे देने। अच्छा, फिर क्या कहता है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू पार्ट्स आफ्टर द एक्सप्लोजन इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्ट्स की जो थी एक्सप्लोजन के बाद बढ़ गई देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब उसने क्या बोला है कि स्टेट द ट्रांस एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स इन द एक्सप्लोजन। अच्छा, उसने पूछा है कि देखिए अब उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर गई, लेकिन उसने पूछा क्यों इंक्रीज कर गई। कोई ऐसी एनर्जी जो होगी, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा सोर्स होगा जो खुद को डिमिनिश करके दूसरे को एज अ सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब एक्सप्लोजन के दौरान उसने हमें शुरू में बताया था कि फ्यूल जो है वो एक्सप्लोड कर रहा है। फ्यूल क्या है? फ्यूल इज अ केमिकल। केमिकल के अंदर क्या है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई हुई है। जैसे ही केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम आल्टर करते हैं, इग्नाइट करते हैं, देन द केमिकल एनर्जी स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और देन हीट एनर्जी गोज ऑन टू प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी that is being it is chemical energy that is being uh,
transferred into kinetic energy. So this is your answer. Now he says that in part 3 the explosion lasts for 0.20 seconds. Calculate the average force on the front part during this time. अच्छा यहाँ पे क्या है आपके पास जो मोमेंटम एंड फोर्स को लेके जो आपके पास है फॉर्मूलाज हैं आपने उनको यूटिलाइज करना है ठीक है। उसने हमें टाइम दिया है हमारे पास हमें पता है फाइनल मोमेंटम भी पता है हमें इनिशियल मोमेंटम भी पता है। एक फार्मूला होता है फोर्स को फाइंड करने का फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। अच्छा अब इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे कितना है हमारे पास तो ये है 2.4 इंटू 10⁻⁶ 2.4 इंटू 10⁻⁶ इसमें से आप माइनस करेंगे एक कम। अच्छा अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट और रियर पार्ट दोनों का जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट करने वाला है हमारे पास। तो 9000 इंटू 150 प्लस 150 इंटू 7000। अच्छा यहाँ पे मैं एक छोटी सी गलती कर बैठा उसने हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट का कहा था हमने टोटल मोमेंटम तो उसका सही बात है सेम ही जाएगा तभी मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। तो हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट का यहाँ पे कैलकुलेट करना है फ्रंट पार्ट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है एवरेज फोर्स वो कैलकुलेट करनी है। फ्रंट पार्ट का फाइनल मोमेंटम है पहले मोमेंटम था देखें पहले पूरे स्पेस क्राफ्ट का मोमेंटम था 2.4 इंटू 10⁻⁶। तो जो फ्रंट पार्ट है उसका मैस बराबर है रियर पार्ट के तो उसकी और उसकी वेलोसिटी भी बराबर है तो उसका मोमेंटम एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁶। सो 1.2 into 10 raised to power 6 and from it you will subtract front part निकालना है तो 9000 into 150 so 1.2 into 10 raised to power 6 minus 9000 into 150 so you will get 1.5 minus 9000 into 150 and you divide this by 0.2 seconds. So you will get 1.5 into 10 raised to power 5 and we're going to divide this by 0.2 and you will get your answer as 0.2 75,000 newtons exactly, or you can write 75 kilonewtons. That would be more easy to write. अच्छा यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर बैठा हूँ वंस अगेन कि इस वैल्यू ने यहाँ पे आना था इसने यहाँ पे आना था जिसकी वजह से मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे माइनस आ रहा था। लेकिन अगर आप ये 9000 इंटू 150 पहले लिखेंगे तो आपकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। आपने ऐसे करना मेरी छोटी सी मिस्टेक होगी। एनीवेज we move on to part 3. Part 3 in part 3 he says that a plain irregular lamina has a mass of 50 grams. It hangs from a nail that passes through a small hole h near to the edge of the lamina. अच्छा उसने कहा कि हमारे पास एक प्लेन इरेगुलर लेमिना है जिसका मैस है हमारे पास 50 ग्राम्स। उसने कहा वो एक नेल से लटक रहा है डेट पास थ्रू अ स्मॉल होल एच जो कि एक स्मॉल होल एच एक जो लेमिना है उसकी एक एज के करीब है उसमें से पास कर रहा है। अच्छा उसने फिर कहा द नेल एक्ट्स एज पिवट। इसका मतलब है कि नेल जो है वो हमारे पास पिवट है यहाँ पे एंड द लेमिना कैन स्विंग अबाउट इट। ठीक और लेमिना इसके अबाउट स्विंग भी कर सकता है। द लेमिना इज हेल्ड इन द पोजीशन शोन इन फिगर 3.1 अ स्मॉल डिस्टेंस अबव अ हॉरिजॉन्टल बेंच। तो ये लेमिना है उसके नीचे उसने एक बेंच भी थोड़े डिस्टेंस पे एक बेंच भी है। दिस इज द डिस्टेंस। ओके नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमिना इज एट जी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा पार्ट ए में उसने क्या कहा है द वेट ऑफ द लेमिना इज द फोर्स दैट एक्ट्स डाउनवर्ड्स। उसने कहा है वेट जो लेमिना का वेट है वो एक ऐसी फोर्स है जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है जो टुवर्ड्स द बेंच या टुवर्ड्स द अर्थ एक्ट कर रही है। उसने बोला एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ एक्सपीरियंसेस सॉरी एक्सप्लेन व्हाई द लेमिना एक्सपीरियंसेस दिस डाउनवर्ड फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है वेट क्यों होता है जब दो चीजों के दरमियान ग्रेविटेशनल
फील्ड होती है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एक तो लैमिना की इटसेल्फ है, एंड द सेकंड वन इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. So it is due to the gravitational field of earth that exerts a downward force called weight on the lamina. So it is due to the downward, it is due to the gravitational field, gravitational field of the earth. Now he says that calculate the weight of the lamina on earth. सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू एम जी. जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 लेनी है, उसने ऊपर लिखा हुआ भी है कि जी की वैल्यू 9.8 लेनी है. मैस है 0.05 kilograms एंड यू मल्टीप्लाई दिस बाय 9.8. सो 0.05 into 9.8 you will get exactly 0.49 newtons. Okay, now part B. Now he says in part B, the weight produces a moment about the pivot through H. Figure 3, using figure 3.1 calculate the moment of the weight about the pivot. Now अब उसने क्या कहा है कि हमने मोमेंट फाइंड करना है, बट मोमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ द वेट. वेट उसका कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सारा उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अबाउट द पिवट. तो हमने यहाँ पे इन सारी वैल्यूज में से लेनी क्या है, हमने 8 सेंटीमीटर लेनी है. वी गोना टेक 8 सेंटीमीटर. व्हाई आर वी गोना टेक 8 सेंटीमीटर? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द center of gravity is 8 centimeters exactly. So you're going to take 8 centimeters as you have to calculate the moment of the weight only, and that is about the pivot through H obviously. So for moment we use torque is equal to Fd or Fl, whatever you write. Torque is equal to Fl. Force is 0.49 here, and you multiply this by 8 centimeters, that is 8 into 10 raised to power negative 2, 8 into 10 raised to power negative 2 meters. So you always have to convert into SI units. So 8 into 10 raised to power minus 2, you want to multiply this by 0.49. 8 into 10 raised to power minus 2 multiplying with 0.49, and your answer is 0.039 newtons meter. 0.039 Newton meter. Now he says that the lamina is now released from the position shown in figure 3.1. अब वो क्या कहता है कि लैमिना भी जिस पोजीशन में है उसको उसने वहां से रिलीज कर दिया है. नाउ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द लैमिना फ्रॉम द टाइम इट रिलीज्ड अंटिल इट स्टॉप्स मूविंग. देखिए हो क्या रहा है, लैमिना तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली पिवट के नीचे नहीं आ जाता. देखिए जैसे हम उसको यहाँ से रिलीज करेंगे, इट इज गोना स्टार्ट मूविंग द इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेकिन क्या है कि ड्यू टू इट्स मोमेंटम ये आगे चला जाएगा और फिर वापस ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये इस तरह यहाँ पे वाइब्रेट ऑसिलेट करता रहेगा, बट विथ स्मॉलर एम्पलीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब अगर तो पहले वो ह्यूज इंटेंसिटी से स्विंग कर रहा था, ऐसे जन स्विंग कर रहा था, तो अब वो 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद बहुत थोड़ा ये काम या माइन्यूट स्विंग करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस उस पर एक्ट कर रही है. तो एक टाइम इवेंचुअली आएगा जब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली अलाइन हो जाएगा हमारे पास पिवट के साथ. तो इस सारी बात को आपने लिखना है यहाँ पे कि just a second, the lamina will start moving in the clockwise direction and it is gonna start oscillating but with smaller, or you can write decreasing, with decreasing amplitude over a period of time.
and after all it will come to rest when its center of gravity lies exactly beneath the pivot. So this is your answer to question number 3. Now we move on to question number 4. Okay, now just a second. This is a 10 mark question. In question number 4, he shows us a long vertical tube sealed at the base and open at the other end. The tube is 1 meter long. The cross-sectional area of the tube is this. It is filled with a liquid of density this. The atmospheric pressure is this. The total pressure in the liquid at the bottom of the tube. Now, उसने हमें क्या कहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक चीज है ना हमारे पास, इसको तो अब थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लें। उसने कहा आप पहले लिक्विड प्रेशर फाइंड करके दे मुझे। लिक्विड प्रेशर फाइंड करने के साथ आप उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करेंगे। सो यू हैव टू फाइंड द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। यू हैव टू फाइंड द टोटल प्रेशर। सो प्रेशर फाइंड करना है तो प्रेशर ड्यू टू वाटर एंड प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। सो प्रेशर ड्यू टू वाटर यहाँ पे कितना है हमारे पास। सो वाटर प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच। सो रो की वैल्यू हमारे पास डेंसिटी है 1.4 to 10 raised to power 4 एंड अच्छा उसने हमें यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। नहीं सर ठीक है, ट्यूब के हमारे पास हाइट भी है एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 1 मीटर and the gravity is 9.8, so it is 137,200. The water pressure 137,200 and you're gonna add 1 lakh of that of the atmospheric pressure. So this is gonna equal 237,200 pascals. Now part 2, now he says in part 2 the force exerted on inside surface of the tube. Now you have to calculate the force exerted on the inside of the bottom of the tube. Okay, तो प्रेशर का फार्मूला हमें पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स हमने फाइंड करनी है तो एरिया की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁴ दैट 2 in meter scale. So there is not any problem and you take pressure in the pascals. So you have 237,200 pascals multiplied with the area, so you will get your force. So this is equivalent to 96 newtons. Something like that. 96 newtons is your answer. Now he says in part B, a small sheet of glass is placed over the open end of the tube. The tube is inverted in the container of a dense liquid. Now अब उसने क्या किया, a small sheet of glass is placed over the open end of the tube. Tube is inverted into container of a dense liquid. The open end of the tube and the sheet of the glass are a short distance below the surface of the liquid. Figure 4.2 shows us the arrangement. तो उसने उस ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया जब उसने एक शीट ऑफ ग्लास लगा दी और उसने उसको एक कंटेनर में ऐड कर दिया जिसके अंदर एक डेंस लिक्विड था। अब उसने क्या कहा है, द शीट ऑफ ग्लास सील्स द ओपन एंड ऑफ द इन्वर्टेड ट्यूब। तो उसने जो शीट ऑफ ग्लास यहाँ पे लगाई थी उसने तो उसकी यहाँ पे सील लगा दी, उसकी वजह से ये जो इन्वर्टेड ट्यूब थी इसमें से कोई भी चीज नीचे नहीं आ पा रही थी। उसने अब क्या कहा था, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द इन्वर्टेड ट्यूब व्हेन द शीट ऑफ ग्लास इज रिमूव्ड। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द इन्वर्टेड ट्यूब व्हेन द शीट ऑफ ग्लास इज रिमूव्ड। अब उसने क्या बोला है कि चलें अब हम शीट ऑफ ग्लास को तो रिमूव कर लेंगे तो इस इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर क्या होने वाला है। देखिए अब होगा क्या यहाँ पे कि जैसे ही आप इस इन्वर्टेड ट्यूब के यहाँ से शीट ऑफ ग्लास हटाएंगे
तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसका लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा, द लिक्विड लेवल इज गोना फॉल हेयर। बट अब क्या होने वाला है, कंटेनर कंटेनर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पड़ा हुआ है। देख, एक बार तो जो इन्वर्टेड ट्यूब का जो लिक्विड है उसका लेवल फॉल करेगा, बट इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा, थोड़े ही वक्त में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो pressure of the liquid that is in the inverted tube that will become equal to the atmospheric pressure that will become equal to the pressure of the container। तो ये सारी बात आपने यहाँ पे इस तरह लिखनी है कि the level of the liquid in the tube will fall because of change in pressures, but eventually a time will come when the pressure of the liquid in inverted tube will become equal to the pressure of the liquid inverted tube will become equal to the pressure of atmospheric pressure, or you can write the pressure of container because they both are at the same pressure। This is your answer। अच्छा, आप ताज़ा ताज़ा खबर आई है कि पाकिस्तान कल रात वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। 2024 T20 वर्ल्ड कप से। खैर, हमें क्या भाई, हमने तो अपना देखना है ना। अच्छा, अब वो क्या बोलता है, दिस इक्विपमेंट इज यूज टू मेक अ मेजरमेंट दैट इज यूज टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिस्क्राइब द मेजरमेंट मेड एंड देन एंड। अच्छा, वो क्या कहता है, ये सारा सामान उसने हमें यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। That is used to make a measurement, that is used to calculate atmospheric pressure, describe the measurement made and then use in calculation of the atmospheric pressure, you may draw a diagram to help your description। अच्छा, यहाँ पे सारा हमने उसको करके दिखाना है कि भाई किस तरह हम जो इक्विपमेंट सारा apparatus है उसको किस तरह अरेंज करने वाले हैं। अच्छा, इसको करने के लिए अब मर्जी आपकी, डायग्राम बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते, मैं आपको पहले प्रिंसिपल बता देता हूँ कि चलो डायग्राम बना के समझाता हूँ बल्कि मैं आपको, ठीक है। सेम वही उस तरह हमने लिया एक कंटेनर और उसके अंदर हमारे पास एक और ट्यूब थी। जस्ट अ सेकेंड टू बी श्योर, ये एक और ट्यूब थी, जरा नीटली बनाइएगा। अच्छा, अब क्या है कि अच्छा, अब इस जो ट्यूब है ये इटसेल्फ, ये ऊपर से क्लोज्ड है। इसके अंदर जो वाटर का लेवल है, ये इसके अंदर जो लिक्विड का लेवल है, आपने एक तो उसकी हाइट रिकॉर्ड करनी है, और दूसरी जो हाइट है इस कंटेनर के अंदर वाटर की, जो सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो सरफेस ऑफ लिक्विड है, आपने इसकी भी हाइट मेजर करनी है। सो यू विल टेक डिफरेंस ऑफ हाइट and you're going to multiply this by the density of the liquid and then with the gravitational field strength, and you will get the value of atmospheric pressure। दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने पहले इस वर्टिकल कॉलम की हाइट मेजर करनी है, देन you will measure the height of the surface of the liquid in this container, and then you multiply the difference in height with the density of the liquid which you are using and the gravitational field strength of the place where you are present doing the experiment, and you will get the total atmospheric pressure। So the height difference of the surface of liquid in the tube and the surface
of liquid in container is measured. After that, the change in height is produced with liquid's density and gravitational field strength, या gravity, whatever you want to write, to calculate the atmospheric pressure. So this is your answer to question number 4. We move on to question number 5. Okay, now this is 5 number question. 5 shows a device that cools the air in the room by evaporation. तो आम जबान में आपको बताऊं तो ये एक रूम कूलर की डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने. शायद आपके किसी के घर में रूम कूलर भी हो. खैर, as the water drips from the container into the sponge block and keeps it wet अच्छा ठीक है. द वाटर इन द ड्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर इनटू द स्पॉन्ज ब्लॉक. ठीक है, तो ये वाटर है और उसके ऊपर से ये वाटर आके गिरता है स्पॉन्ज ब्लॉक के अंदर. तो हमारे पास मिल जाता है हमें इस ये जो स्पॉन्ज ब्लॉक है ये वेट हो जाती है और फिर जैसे फैन चल रहा है, एयर फ्लोज इन थ्रू वन ग्रिल एंड आउट ऑफ द अदर. ठीक है, तो यहाँ से एयर आती है, ये फैन लगाया हुआ है. ठीक है, एज द एयर फ्लोज व्हेन द through the wet sponge block, the water in the sponge block evaporates. ये water evaporates होके ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देता है एयर के अंदर. When the water evaporates, the temperature of the water in the remaining sponge block decreases. Explain in terms of molecules why this decrease in temperature occurs. उसने क्या कहा है? water evaporates when water evaporates, the temperature of the water remaining in the sponge block decreases. Explain in terms of movement of particles why the decrease in temperature occurs here. देखिए, सिंपल सी बात है यहाँ पे भी. ठीक है, होना यहाँ पे क्या है कि आप इवेपोरेशन कब होगी? जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे. हाई एनर्जी पार्टिकल्स ही इवेपोरेट होंगे, जो लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो तो इवेपोरेट होंगे ही नहीं इटसेल्फ. अब क्या होना है यहाँ पे कि देखिए, हाई एनर्जी पार्टिकल्स इवेपोरेट कर गए तो जो पिछले वाले पार्टिकल्स हैं वो तो स्लोली मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है. दे आर लो एनर्जी पार्टिकल्स, सो दे ऑलरेडी आर एट लो टेम्परेचर. सो when the particles with high energy escape, the kinetic energy of the remaining particles is lower. They move slowly. They do not move slowly. They move slowly, and they remain at lower temperature. So this is the main reason. Okay. पार्ट 2 में वो क्या कहता है? एक्सप्लेन व्हाई द एनर्जी इज नीडेड व्हेन द वाटर इवेपोरेट्स. देखिए, उसने सिंपल सी बात पूछी है, भाई वाटर को इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए? आपने वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना है. आपने वाटर की जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यू हैव टू ब्रेक देम. सो टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, टू ओवरकम द forces of attraction of water, work is needed to be done. ठीक है, अब वो क्या कहता है पार्ट 2 में? स्टेट टू वेज इन विच इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग. बॉइलिंग एक खास टेम्परेचर पे होती है. बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वेयर एज evaporation can take place at any temperature. So the basic difference is that evaporation
can take place at any temperature, whereas boiling takes place takes place at a very specific temperature. अच्छा पार्ट टू में वो, अच्छा ठीक है, दो रीजन देनी है हमने यहाँ पे उसकी। अच्छा एक और फर्क जो है, जो आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, ये केमिस्ट्री का वैसे तो कंसेप्ट है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अफेक्ट होता है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर से, बट इवेपोरेशन जो है वो नहीं अफेक्ट होती एक्सटर्नल प्रेशर से। सो इवेपोरेशन इज नॉट affected by external pressure, whereas the boiling point is affected. Boiling point is, ठीक है। अच्छा पार्ट सिक्स पे पहुंचते हैं हम। पार्ट सिक्स में वो क्या कहता है, ठीक, अगले सारे सवाल मुझे देखने में छोटे ही लगते हैं। पार्ट सिक्स में क्या कहता है, द लाउड स्पीकर shown in figure 6.1 produces a sound of frequency 800 हर्ट्ज। तो उसने एक पावर सप्लाई दिखाई है, उसने एक लाउड स्पीकर दिखाया है, उसने कौन दिखाई है, उसने कहा है कि ये देखिए यहाँ से साउंड ऑफ एनर्जी दिस जा रही है, साउंड ऑफ एनर्जी दिस एमिट हो रही है। अच्छा उसने क्या बोला है हमें, पार्ट ए में कहता है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की सिंपल सी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या साइकिल्स, एक वाइब्रेटिंग बॉडी की जितने चक्कर वो लगाता है एक इन 1 सेकेंड, specifically in 1 second only, it is called a frequency. It is inverse of the time period. So the number of vibrations or cycles of a vibrating body produced, नहीं प्रोड्यूस तो नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, in 1 second is called frequency। और इसका आप फार्मूला भी लिख दें, मर्जी है आपकी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by टाइम पीरियड। सो यू हैव डन पार्ट ए। पार्ट बी में वो क्या पूछता है, एक्सप्लेन विद द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर इज ऑडिबल टू अ ह्यूमन विद इज ऑडिबल टू अ ह्यूमन विद हेल्दी हियरिंग। जाहिर सी बात है, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ईयर की इज 20 to 20 किलोहर्ट्ज, that lies the value is 800 hertz, so you can definitely hear it. So this sound is audible, audible because it is in the sound is audible because it is in the audible frequency range of human ear। ओके अच्छा पार्ट सी में वो क्या कहता है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कोन एंड एक्सप्लेन हाउ दिस कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। अच्छा वो यहाँ पे क्या पूछता है कि भाई ये वाइब्रेट कर रहा है, हमारे पास कौन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है। देखिए ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो साथ एयर है यहाँ पे एक कंप्रेशन कंप्रेशन और एक, या मैं किस तरह लिखूं इसको, रेयरफेक्शन प्रोड्यूस्ड हो रही है। जो उसके करीब एयर है वहां पे कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड हो रही है और हमारे पास रेयरफेक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से एक लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप हो जाती है दैट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द सोर्स एंड एज अ रिजल्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सो when voltage is given, the cone starts vibrating, the cone starts vibrating as it moves to and fro
as it moves to and fro, a compression and simultaneously a rarefaction is produced in the surrounding air. एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हुई है जिसकी वजह से आपने एक लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप कर ली है इन द सराउंडिंग एयर. यू हैव सेट अप अ you have set up a longitudinal wave called sound that travels away from the source. Away from the source. तो ये आपका आंसर है. पार्ट डी में वो क्या कहता है? The sun is a very large, extremely violent ball of gas. Electromagnetic radiation from explosion on the surface of sun reaches the earth. Explain why the sounds of from explosion on earth or from the sun does not reach that. Simple सी बात है. लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक मीडियम हर हाल में चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए. वैक्यूम इटसेल्फ उसमें मीडियम है कोई नहीं. लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर सकती कोई नहीं. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जस्ट अ सेकेंड, longitudinal wave needs a vacuum to travel, whereas a longitudinal wave needs a vacuum to travel, whereas हाँ नहीं, whereas तो नहीं लगाएंगे, but there is नहीं, longitudinal waves need a medium to travel, not vacuum to travel. नहीं तो वो travel करती, needs a medium to travel, but there is not a medium in the earth, or sorry, in the space. That's why sound can't travel through space and reach earth. Through space and reach earth. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, एंड देन वी विल हैव अ छुट्टी, टाटा गुड बाय. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अ फिक्स्ड रेजिस्टर एंड वॉल्ट मीटर थर्मिस्टर. 7.1 is an incomplete diagram of the arrangement. ठीक है. The thermistor is connected between terminals T1 and T2. पार्ट ए में वो क्या कहता है? देखिए, फिगर 7.1 को आप कंप्लीट करो एक सर्किट सिंबल इस्तेमाल करके. एक थर्मिस्टर के लिए T1 के दरमियान और T2 के दरमियान. तो यहाँ पे आपको अगर सिंबल्स आते हैं तो आप इजीली एक थर्मिस्टर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो सेकेंड, इसके दरमियान आपने करना कुछ ऐसे है कि पहले तो एक फिक्स रजिस्टर बनाएंगे. यार क्या हो गया मेरी राइटिंग को? ये आपने रजिस्टर बना लिया. ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक ऐसे लकीर फेर देनी है. लो जी, बन गया, आपका 1 नंबर मिल गया. ठीक है. The resistance of R is 2.5 ohms. The reading on the voltmeter is 0.4 volts. Calculate the current in R. तो हम रेजिस्टर ने बता दी. अच्छा, R क्या है यहाँ पे? करंट इन R. अच्छा ठीक है, रेजिस्टर के अंदर जो करंट पास कर रहा है हमने वो फाइंड करना है यहाँ पे. अच्छा, ओम्स लॉ का फार्मूला आपको आना चाहिए. V इज इक्वल टू आई आर. सो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यू विल गेट करंट. अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज 0.4 और रेजिस्टेंस है ये, तो 0.4 डिवाइड बाई 2.5, 0.16 एम्पेयर आंसर आता है. अगला पार्ट भी इसी का हिस्सा है. ठीक है, पावर ट्रांसफर इन आर. ठीक है, पावर का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई. ठीक है, वोल्टेज उसने हमें बताई कितनी? 0.4,
और यू गोना मल्टीप्लाई दिस बाय 0.16, यू विल गेट 0.064 वॉट्स। यूनिट्स ने पहले लिखे हुए हैं। पार्ट सी में क्या कहता है, टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीज, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। देखिए टेम्परेचर आप थर्मिस्टर का इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास अच्छा ये फार्मूला अब इसकी जो है ना हमारे पास रिलेशन वो आपका आना चाहिए, ठीक है। फॉर अ थर्मिस्टर द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋल्टेज है सॉरी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੱਧ ਵੈਸੀ ਤੇ when the current will increase then obviously you know all UK is love you. V is equal to directly proportional to current. Current increase means the voltmeter will increase, voltmeter will increase, or sorry, voltage will increase, then voltmeter reading would increase. You decrease resistance by increasing the temperature. You decrease resistance by increasing the temperature uh, of the thermistor. Thus the current increases. Just a second. Thus the current increases and the amount of current increase कर जाएगा ना and the voltage will increase by Ohm's law and voltmeter reading would increase। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या है हम पार्ट 8 पे जाते हैं। अच्छा पार्ट 8 भी है तो छोटा सा ही, फिर पार्ट 9 है, पार्ट 10 है, ठीक है। पार्ट 8 में वो क्या कहता है, शोज अ परमानेंट मैग्नेट अटैच टू वन एंड ऑफ एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग एंड हेल्ड एट रेस्ट जस्ट अबव अ सोलेनॉइड। ठीक, तो ये परमानेंट मैग्नेट है, इसको हमने एक स्प्रिंग पे, अब ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, ठीक है, ये स्ट्रेच हो सकता है अलबत्ता। सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव एम मीटर। पार्ट ए में वो क्या कहता है, ऐसे सब्सटेंस को मुझे नेम बताएं जिससे परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए मेनली स्टील ही इस्तेमाल की जाती है। स्टील इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक। अच्छा वो क्या कहते हैं, द मैग्नेट इज रिलीज एंड मूव डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सोलेनॉइड। द एमीटर शोज दैट देयर इज अ करंट इन द सोलेनॉइड व्हेन द मैग्नेट मूव्स, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ करंट इन द सोलेनॉइड। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक प्लेस कर रही है यहाँ पे। जो हमारे पास ये सोलेनॉइड है ये कट थ्रू करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमानेंट मैग्नेट की। ये इटसेल्फ एक बन जाता है हमारे पास एक इंड्यूस्ड मैग्नेट बन जाता है जिसकी वजह से करंट जो है पैदा हो जाता है हमारे पास सोलेनॉइड के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही करंट जैसे ही मैग्नेट नीचे मूव्स करता है, एज द मैग्नेट मूव्स downwards it cuts the magnetic field lines of the solenoid and it cuts the as the magnet moves downwards it cuts the magnetic field line of the solenoid, ठीक है। and by Faraday's law EMF is induced, due to which current is induced and अच्छा इसके बाद क्या होता है, as a result a reading appears on the एम मीटर। ये सिंपल सा आंसर है सबका
कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक प्लेस कर रही है। पार्ट 2 में क्या कहता है, द करंट कॉज द टॉप एंड द सोलेनोइड टू बिकम द एस पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, जब ये इसके थ्रू पास करेगा तो ये तो बन जाएगा, एक मिनट, द करंट causes the top end of the solenoid to become the S pole of an electromagnet. At the bottom end of the permanent magnet is S pole. Explain why the top end of the solenoid becomes S pole as the magnet moves downwards towards the solid. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेंस लॉ जो सा है वो अप्लाई होता है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ लेंस लॉ कहता क्या है। लेंस लॉ ये कहता है कि किसी भी करंट में जो किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है उसके पास एक कुव्वत होती है, इट हैज अ टेंडेंसी कि जब कोई उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता है देन द करंट विल रेजिस्ट इस, वो उसके खिलाफ मजामत करेगा। या आप इस तरह भी कह लें कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट, क्योंकि यहाँ में भी करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग दैट प्रोड्यूसेस इट। ये मेन रीजन है कि जिसकी वजह से जब वो एस पोल उसके थ्रू पास करता है तो वो उसके खिलाफ एस पोल ही बन जाता है, वो उसको रेजिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज अनलाइक पोल्स रिपेल। तो यहाँ पे आप लेंस लॉ लिख दें तो वही बोता है, वही बोता है बाय लेंस लॉ, बाय लेंस लॉ, लेंस लॉ, जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा वाला ज्यादा बेहतर है, डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि यहाँ पे भी एक इंड्यूस्ड करंट ही आ रहा है, ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनोइड या सर्किट। यहाँ पे वैसे सर्किट का इस्तेमाल, सर्किट का लफ्ज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड लिखेंगे। सोलेनोइड, सोलेनोइड इज ऑलवेज सच दैट इट opposes the cause producing it। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्या है कि इसी की वजह से दैट्स वाई लेंस और डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट द कॉज प्रोड्यूसिंग, दैट्स वाई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, दैट्स वाई द टॉप एंड ऑफ सोलेनोइड becomes S pole because like poles repel। पहले मैंने बोला था unlike poles repel, like poles repel as like charges repel। ठीक, the magnet oscillates up and down। describe, नजर ही नहीं आ रहा यार, describe what happens to the current in the solenoid। ठीक है, अब जो मैग्नेट है कभी एक बार नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, होना यहाँ पे क्या है, उसने हमसे सिर्फ ये पूछा है। देखें, अब जैसे ही उसने इधर से उसको नीचे मूव कराना है मैग्नेट को, फिर उसने ऊपर करना है, सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि पहले अगर एस पोल, क्योंकि पहले अगर वो लेंस लॉ के मुताबिक एस पोल बन जाएगा तो अब वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, जिसकी वजह से मेनली तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी, डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी, जिसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो भी ऑल दो इफेक्ट जरूर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कभी करंट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। सो बोथ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चेंजेस, बोथ द डायरेक्शन एंड magnitude of current decreases, oh sorry, decreases, increases, changes regularly after certain period, after every oscillation, ये ज्यादा बेहतर है, after every oscillation। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का, 9 और फिर 10, एंड देन वी विल से गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज। वैसे आज बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा का दिन है, और मैं बैठ के यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह सुबह ही कुर्बानी कर ली थी हम लोगों ने, अब बंदा वेला होता है तो बंदा वेला बंदा क्या ही कर सकते। खैर,
In space, an interstellar cloud of dust and gas collapses to form a protostar. The cloud contains hydrogen. Describe the energy transfer that takes place as the cloud collapses and forms the protostar. तो जब प्रोटोस्टार बनता है तो कौन सा एनर्जी चेंज होता है जिसकी वजह से प्रोटोस्टार बनता है, उसने हमसे सिंपल से ये पूछा है यहाँ पे। तो जब डस्ट और गैस कोलैप्स करेंगे तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बल्कि चीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम प्रोटोस्टार कहते हैं, जिसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डस्ट एंड गैस इज ट्रांसफर्ड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोटोस्टार। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। द क्लाउड कोलैप्सेस in a nuclear reaction in the protostar that involves the isotope hydrogen 3 and the isotope hydrogen 3 one is radioactive decays by particle emission। ठीक है कि यहाँ पे ट्रीटियम बन रहा है हाइड्रोजन का। उसने क्या पूछता है, स्टेट हाउ द न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर डिफरेंट। isotopes differ only in the number of neutrons in their nuclei। ठीक है, तो यही तो मेन डिफरेंस है आइसोटोप्स का। अच्छा, अब वो क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई ट्रीटियम कैन नॉट डीके बाय अल्फा पार्टिकल एमिशन। देखिए हाइड्रोजन, ट्रीटियम क्या है, 3,1H। खुद बताएं क्या इसमें से इतना भारी, मतलब उसमें से क्या हीलियम का न्यूक्लियाई निकल सकता है? ऑब्वियसली पॉसिबल ही कोई नहीं है यहाँ पे कि उसमें से हीलियम का न्यूक्लियाई कोई निकाले आके। अल्लाह की मर्जी कोई होगी, क्या पता निकल भी आए, लेकिन सुना कभी नहीं आज तक। तो भाई तो सीधी सी बात है कि इसके पास, हाइड्रोजन के पास सफिशिएंट न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, ओ सॉरी क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियॉन्स ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा हीलियम का न्यूक्लियाई दे। इट does not have sufficient nucleons। अब पूछेंगे न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लिख नहीं रहा मैं यहाँ पे। इट does not have sufficient nucleons to emit helium particle which has more protons and neutrons। ठीक, अच्छा अब वो क्या कहता है, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द डीके ऑफ ट्रीटियम टू एन आइसोटोप ऑफ हीलियम है। ये क्या, अच्छा उसने कहा है, अच्छा आइसोटोप ऑफ हीलियम, ठीक है, उसने हमसे ये कहा है। आइसोटोप ऑफ हीलियम जरूरी नहीं है ये, यहाँ पे हम उसने अल्फा पार्टिकल की बात की है। पहले तो आपको पता होना चाहिए बीटा पार्टिकल क्या होता है। बीटा पार्टिकल इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉन, उस पर न्यूट्रॉनिकल चार्ज कोई नहीं होता, न्यूट्रॉन का चार्ज उस पर कोई नहीं होता। 0 और -1 आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एक 3 है और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 3 2, दिस इज द योर हीलियम। हीलियम का प्रोटॉन नंबर तो सेम ही देना है ना भाई। पार्ट 4 में वो क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ द न्यूक्लियर रिएक्शन इन द प्रोटोस्टार stops further collapse as the protostar becomes a stable star। देखिए जब प्रोटोस्टार बिकम एक स्टेबल स्टार बन जाएगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन उसके अंदर चल रहा है वो किस तरह हम उसको स्टॉप करते हैं, वो किस तरह अल्लाह मियां उसको स्टॉप कराते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जो टेम्परेचर है कोर का वो बढ़ जाता है। सो द टेम्परेचर ऑफ द कोर इंक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑफ द कोर इंक्रीजेस। तो ये नंबर 1 चीज है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो ये होने वाला है हमारे पास। और उसके बाद क्या होता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से जो आउटवर्ड फोर्स होती है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो आउटवर्ड फोर्स होती है वो इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसको बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से वो एक स्टेबल स्टार बन जाता है।
So the outward force is balanced. The outward force is produced due to high temperature, which collapses. देखिए, how outward force is produced due to high temperature, uh, which balances the inward gravitational force, जिसकी वजह से balances the inward gravitational force, which stabilizes the star. ये आंसर हो गया आपका ठीक। स्टार नहीं स्टार, खैर। Part C में the cloud of dust and gas that collapses also contains atoms of the heaviest elements. State which part of the life cycle of a star is responsible for the production of the heaviest element. सिंपल सा आंसर है सुपरनोवा का। सुपरनोवा, जो रेड सुपर जाइंट होता है, वो एक्सप्लोड्स एज रेड सुपर जाइंट एक्सप्लोड्स एज सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और सुपरनोवा ही वो स्टेज होती है जिसके अंदर हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है हैवीएस्ट एलिमेंट्स के एटम। ठीक, अच्छा। पार्ट 10 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास का। द आइसोटोप आयोडीन 131 emits two types of nuclear radiation. Gamma radiation is one of the types emitted. Sample of iodine produces a narrow beam of radiation which passes into the magnetic field. ठीक है। Figure 10.1 shows some of the paths taken by the radiation in the magnet by the radiation emitted from the sample. The direction of magnetic field is into the page. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास into the page है यहाँ पे। तो अच्छा, अब क्या है हमारे पास पार्ट ए में ऑन फिगर 10.1 मार्क विद द गैमा सिंबल एनी ऑफ द पाथ्स टेकन बाय द गैमा रेडिएशन। तो सबसे पहले आपने देखे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चीज तब डेविएट होगी जब उसके पास कोई ना कोई करंट, कोई ना कोई चार्ज होगा। गैमा रेडिएशन इट इज न्यूट्रल। क्या मतलब इस बात का कि दैट दे विल पास अनडेविएटेड, उनकी जो रास्ता तकमील है उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। दिस इज द पाथ टेकन बाय द गैमा रेडिएशन। अच्छा, पार्ट 2 में वो क्या कहता है, डिटरमाइन द अदर टाइप्स ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय आयोडीन 131, एक्सप्लेन हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर टाइप ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेनेशन। करना यहाँ पे क्या है कि आपने जो डेविएशन है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, एंड देन यू विल कंपेयर दिस विद द चार्ज ऑफ आइदर अल्फा पार्टिकल्स और विद द चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। यस। अच्छा, यहाँ पे करना क्या है, आप सारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो इंशाल्लाह वाकिफ ही होंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो डेविएशन है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, और बीटा पार्टिकल्स दे आर नेगेटिवली चार्ज। बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो बीटा पार्टिकल्स इज द टाइप ऑफ रेडिएशन। और आपने करना कैसे, आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। यू आर गोना अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते वक्त आपने एक और चीज जेन में रखनी है। जेन में तो नहीं बल्कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह इस्तेमाल करना है। जो फर्स्ट फिंगर है आपने उसको इनटू द फील्ड रखना है। सो ये फर्स्ट फिंगर इज गोइंग टू बी इनटू द फील्ड। एंड उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ करंट है, एक सेकेंड सिर्फ, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स वो इस डायरेक्शन में है, और वो जो फोर्स उन पे लग रही है वो इधर नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रही है। डाउनवर्ड फोर्स किस चीज पे लग रही है यहाँ पे, और आप यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लियरली दे आर नेगेटिवली चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज वो ना होते तो वो ऊपर की तरफ मूव करते। सो यू अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सेकेंड, put first finger
In put first finger in, feel. You're gonna put uh, second finger current, second finger current, and your thumb will give you the motion, or you can call the force, the magnetic force. इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं हमारे पास जो है, क्या बोलते हैं उसको, टाइप ऑफ रेडिएशन। ठीक है, पार्ट 3 में क्या कहता है, अनदर एक्सपेरिमेंट, द बीम ऑफ रेडिएशन ऑफ द सैंपल इज इंसिडेंट on a 5 mm thick sheet of lead. State what happens to the two types of radiation in the beam. अच्छा, अब आपने देखें, दो बीम्स जा रही हैं, उसके दरमियान आपने एक 5 mm की लेड शीट रख दी है। तो 5 mm की लेड शीट रख दी है, मेरे ख्याल से दोनों ही पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेड जो है वो इतना डेंस है कि वो उसको पास होने ही नहीं देगा। तो एक चीज तो गारंटी है ना उसकी कि बीटा पार्टिकल्स को तो आप एल्यूमिनियम से भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि बहुत पतली लेयर है आपके पास लेड की, तो चांस है कि किसी हद तक गैमा पार्टिकल्स फिर भी पेनिट्रेट कर जाएं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि बीटा पार्टिकल्स विल completely be stopped, whereas some of the beta particles will completely be stopped, whereas some of the gamma particles can still penetrate through, go through, pass through. So this is your answer. Now we move on to last part. The gamma radiation produced has a frequency of this, has a speed of this. Calculate the wavelength of the gamma radiation. So you have wave equation V is equal to f lambda. So इसका क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। सो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है ये, इसको इसे डिवाइड करते हैं तो 3 × 10⁻8 divided by 8.8 into 10⁻19. This will give you 3.4 into 10⁻12 meters. So this is your answer, 3⁻12 meters. This is your answer to last part. So that's all to our today's video. Make sure you like, subscribe, and love you, and stay updated with the latest past papers. I will keep them uploading regularly. Thank you, goodbye, and good night. Allah Hafiz.